तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जो कॉइल होती है ना, उसी के अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी उसी की करंट के कारण। मतलब एन फिनोमिना ऑफ in a coil सोलेनोइड में होती है change in its own current। उसके खुद के करंट चेंज होने के कारण उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है उसी को कहते हैं। तो देखो भाई, सोलेनोइड ये था, सेल्फ इंडक्शन कैसे है? जो सोलेनोइड होता है उसके अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक रिंग के पास दूसरी रिंग होती है। और हमने ये पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरी रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसमें से जो करंट पास होता है किसी कॉइल से, ये नहीं क्या, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस फोर्स ऐसे बढ़ती है इस टाइप की, मतलब ये ऐसे। तो एक रिंग की मैग्नेटिक लाइन है ना दूसरे रिंग की मैग्नेटिक लाइन से पास हो, इसी तरह दोनों की मिलकर तीसरी रिंग, इसी तरह जो है ये लाइन जो है वो सोलेनोइड में एक्सटेंड होती चली जाती है। और इस प्रकार एक रिंग की मैग्नेटिक लाइन जो है वो दूसरी रिंग में से पास होती है। तो इसका मतलब एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी का फ्लक्स बढ़ता है, मतलब चेंज भी होता है। अगर करंट चेंज होगा तो चेंज होगा कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक रिंग का या सोलेनोइड का ये होता है नो नोट एन आई, इस पे डिपेंड करेगा आई पे। तो अगर आई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक रिंग की वजह से दूसरी का। और जब खुद के करंट की वजह से खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है सेल्फ इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है तो दूसरे में से पास होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनोइड के अंदर जो खुद के टर्न्स होते हैं उनमें खुद की मैग्नेटिक लाइंस के वेरिएशन के कारण या मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन के वेरिएशन के कारण जो है रिंग्स का क्या चेंज हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब यही है कि जब करंट फ्लो हो, करंट चेंज हो एक सोलेनोइड में, तो उसी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो। तब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है करंट पर। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई, और आई इज इक्वल टू एल आई। एल का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। हेनरी इसकी यूनिट होती है। ठीक है भाई, अब आते हैं इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग क्या होती है? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। तो इसका मतलब ये होगा कि E इक्वल टू माइनस डी बाई dt को एल आई, आई की जगह हमने एल आई लिया था। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी उसका फार्मूला बन जाएगा एल डी आई बाई। जो क्वेश्चन का सेल्फ इंडक्शन होता है ये सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड करेगा किसने लिखा है, कितनी लेंथ है, कितने की है, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक सोलेनोइड का कांस्टेंट होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई dt। जोड़ते हैं तो उनका सेल्फ इंडक्शन कितना बनेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में या सीरीज में, जैसे
ये जोड़ दिया, ये दो इंडक्टर सीरीज में जोड़ दिए किसी भी सोर्स से जिसका करंट चेंज होता है और हमने इसका एक कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका L2 है और हम नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे निकालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, इसका मतलब जो टोटल इंड्यूस वोल्टेज होगी वो दोनों की इंड्यूस वोल्टेज का जोड़ होगी E1 प्लस E2, ये दोनों जो इंड्यूस ईएमएफ होगी इनका सब। अब E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस L1 DI by dt और E2 की जगह लिख सकते हैं माइनस L2 DI by dt। अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा L1 प्लस L2 इंटू DI by dt, यानी कि ये हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोलेनॉइड्स या टू इंडक्टर्स। अब ये दोनों ऐड हो गए, इन दोनों सोलेनॉइड्स को मिला के अगर एक सोलेनॉइड या एक इंडक्टर बनता है तो उसके अंदर कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इसका इक्विवेलेंट होगा। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मान लिया हमने LS बना दिया, तो इसकी ईएमएफ पहले बनती है माइनस LS DI तो DI करंट ये दोनों अलग अलग थे, ये दोनों का इक्विवेलेंट है। ये अब जब इसको कंपेयर करते हैं हम तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा LS DI by dt माइनस L1 प्लस L2 इंटू DI by dt। जैसे रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना वैसे ही कॉम्बिनेशन के काम करेगा। तो इसका मतलब दो सोलेनॉइड्स को इंडक्टर्स को हम एक साथ ऐड कर दें तो नेट इंडक्शन ये बन जाएगा L1 प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करती है तो इस इंडक्शन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये दो सोलेनॉइड्स का ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों सोलेनॉइड्स का जो है कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है। जैसे ये एक सोलेनॉइड कंप्लीट हो गया, इसी के ऊपर दूसरे को रिबाउंड कर दो ऐसे, करंट की डायरेक्शन सेम रखेंगे, इसमें से करंट जाएगा ऐसे उनको घूम के ना दूसरे में भी ऐसे ही आ रहा है क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो दोनों का इंडक्टर सीरीज में ये होती है, ये भी हो सकता है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं, सेम मटेरियल के सेम टाइप के सोलेनॉइड लेते हैं और इसको L1 माइनस L2 बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं? ये सोलेनॉइड देखो ऐसे गया, इसमें करंट गया है ऐसे, ये सीधा है करंट, लास्ट में यहाँ एग्जिट। अब हम इसको यहाँ पे इस टाइप में चेंज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसका टर्न मतलब इसको नीचे लेके आ गए, इसको ऐसे घुमा देंगे कि अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। अब ये जो ऊपर वाला सोलेनॉइड बनाया था ना, एक सोलेनॉइड में तो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और जो वापस लिया हमने उसमें हम कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एक का हो जाएगा प्लस डायरेक्शन में, एक हो जाएगा माइनस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट हो जाएगा L1 माइनस L2। मतलब अगर हम इंडक्टर लेस करना चाहते हैं, इंडक्टर का रजिस्टर ही बनाना चाहते हैं कि ईएमएफ में कोई फर्क ही ना पड़े, उसकी जो है स्टेट चेंज ना हो करंट की या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ही ना हो, तो हम दोनों इंडक्टर्स को ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर आइडियल बनाने पड़ेंगे फिर वो L1 माइनस L2 जो है ना वो जीरो होना चाहिए, तब तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ही नहीं होगी, और पैदा होगी लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होगा। और अगर इनमें से एक ज़्यादा का भी इंडक्टर जो है कोएफिशिएंट इंडक्शन अगर कम ज़्यादा हो गया तो रिजल्टेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा L1 माइनस L2 के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ इंडक्शन जो है ये ऐसे होती है। दूसरी है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन दो सोलेनॉइड्स की होती है, मतलब एक कॉइल में दूसरी कॉइल की वजह से जो है ना मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। म्यूचुअल इंडक्शन
हाँ सर। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होता है भाई, एक सोलेनोइड की वजह से दूसरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है, यानी कि फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू, या इंडक्टर भी बोल सकते हैं, कॉइल की वजह चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, जो नेबरिंग कॉइल होती है NEIHGBOUR, नेबरिंग कॉइल मतलब जो पड़ोसी कॉइल है, दूसरी कॉइल, उसमें करंट चेंज होगा और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने का मेन कारण होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे वो खुद में हो चाहे दूसरे में हो। तो दूसरी के कैसे चेंज होगी, तो जैसे मैंने बताया था कि एक सोलेनोइड तो हमने ये इसके नीचे ले लिया और दूसरा सोलेनोइड बिल्कुल इसके ऊपर रिबाउंड कर दें ऐसे, उसके नंबर ऑफ टर्न वगैरह जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नेटिक, उसको हम जोड़ दें करंट से। ये तो हमने इसको तो करंट सर्किट से जोड़ दिया, एसी करंट भी लगा सकते हैं, एसी लगाएंगे करंट की चेंज होगा तो। और इस जो पहले वाले थे ना उसको जोड़ दिया हमने गैल्वेनोमीटर से, पहले वाले को। अब इसमें करंट चेंज होगा ना तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी और वो मैग्नेटिक लाइन जो है ना इस दूसरे में से पास होंगी। मतलब अगर दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस पहले वाले में से पास हो जाएंगी, पहले में से फ्लो हो रहा है तो दूसरे में से पास हो जाएंगी। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा अब तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये इसकी वजह से होता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि पहले वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी के करंट पे डिपेंड करता है। φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और इसका मतलब φ1 इज इक्वल टू MI2। इसको M भी बोल सकते हैं और M12 भी बोल सकते हैं, ऐसे M12 I2। मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरी कॉइल की वजह से पहली में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, या पहली की वजह से दूसरी में। φ2 का लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा, तो φ2 को हम MI1 बोल सकते हैं और φ2 को हम बोल सकते हैं M21 I1। मतलब दूसरी का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पहले की वजह से, यहाँ पे है पहली का दूसरी की वजह से। एक कॉइल में करंट फ्लो चेंज हो तो एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये जो है इसका करंट चेंज होता है पहली वाली का, तो पहली का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दूसरी का फ्लक्स चेंज होगा, तो इसलिए दूसरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी। यूनिट जो होती है इस कोएफिशिएंट इंडक्शन की वो सेम होती है। इंडक्टर में एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जैसे हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो हमने अभी पीछे पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सेम सोलेनोइड। उसी सोलेनोइड में जब करंट फ्लो हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो करती है अपोज किसका, करंट के फ्लो होने यानी कि इंक्रीज होने का। तो इसलिए हमें जो है ना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। एक्सटर्नल सोर्स जो लगाया है वो वर्क करेगा उस सोर्स के अगेंस्ट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, टू मेंटेन द करंट, यानी कि करंट को स्टेबल रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाने की कोशिश करती है और ये उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो एक्सटर्नल सोर्स ने जो वर्क किया है इसमें करंट को मेंटेन करने के लिए, वो वर्क जो है इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ ए वर्क डन टू मेंटेन करंट इन सोलेनोइड। सोलेनोइड में
इज स्टोर्ड एज इट्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बात समझ में आएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या काज होता है। तो उसका काज होता है ये कि भाई एक्सटर्नल सोर्स है ना, वो वर्क करता है इसमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। देखो हमने पोटेंशियल की एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी। मेन एक्सप्रेशन पोटेंशियल की होती है dW/dQ, यानी कि रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो करंट फ्लो करता है, इसका मतलब हमने चार्ज ही सेट करना है, चार्ज ही मेंटेन फ्लो करवाना है इंडक्टर में। तो वो यही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक पोटेंशियल होती है और वर्क हम कर रहे हैं चार्ज को सेट करने के लिए, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। तो ये कंसेप्ट लगेगा इसके ऊपर, यानी कि हमने वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। तो यहाँ से V = dW/dQ, तो इसका मतलब dW किसके बराबर हो जाएगा, V/dQ के बराबर। ये कंसेप्ट का यूज करेंगे हम। तो हम लिखेंगे इफ़ dW इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इफ dW इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो चार्ज dQ इन टाइम dt टाइम में इन सोलेनोइड में, यानी कि DI करंट में, DI करंट फ्लो करवाना हो चाहे dQ चार्ज फ्लो करवाना। तो इसलिए ये फार्मूला यूज बताया था हमने कि dW इज इक्वल टू V/dQ। तो उसके अगेंस्ट वर्क करना है तो dW ये हो जाएगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, यानी कि -E/dQ। V की जगह हमने E ले लिया और वर्क डन अभी बताया था, dW इज इक्वल टू V/dQ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए -E/dQ। अब E की वैल्यू क्या होती है, LdI/dt। अभी किया था सेल्फ इंडक्शन में, तो E = -LdI/dt। तो E की जगह हमने -LdI/dt रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास dW हो जाएगा LdI/dt × dQ। अब ये जो LdI/dt है, तो dW की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L, यहाँ पर है DI, और इसको हम dQ/dt ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा I। dQ/dt बन जाएगा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसलिए dW की एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, dW इज इक्वल टू L, I और DI। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2, स्टार्टिंग कर दी थी हमने फर्स्ट से। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मान लिया कि हमने स्टार्टिंग करी है, जब करंट स्टार्ट होता है फ्लो होना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होती है। तो करंट जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाती है, यानी कि वो मैक्सिमम होने में टाइम लेता है, और जब घटता है तो धीरे धीरे घटने में भी टाइम लेता है। इसलिए करंट ना तो एकदम इंक्रीज होता है इंडक्टर में, यानी कि सोलेनोइड में, ना एकदम डिक्रीज होता है ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, फिर धीरे धीरे घटेगा। कोई घटता है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करती है, और बढ़ता है तो भी अपोज करती है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम होने में डिले होता है, टाइम लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने मान लिया कि करंट की स्टार्टिंग करी थी तब तो करंट था 0, और t टाइम के बाद करंट हो गया I। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन टू सेट
करंट I इज इक्वल टू 0 से I, 0 to I कर देंगे, मतलब 0 से I तक हमने करंट सेट करना है, 0 to I। तो वर्क डन की लिमिट हो जाएगी 0 to I। टोटल वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, और DW की जगह हम कर देंगे 0 to I और LI/DI। DW की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, और अब जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो L हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये 0 to I हो गया I/DI। अब I की पावर 1 है, इसकी 2 पावर करनी है, यानी कि इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर है n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1, 1 पावर है 2 हो जाएगी। पढ़ा हुआ ना इंटीग्रेशन का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर I का इंटीग्रेशन हो रहा है I के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए इसकी पावर 1 है I की, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा हमारा L, और ये हो जाएगा 1/2 I², 0 से I, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार I की जगह I रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो वर्क डन जो है ना वो ये आ गया 1/2 LI²। और यही वर्क डन जो है इस सोलेनोइड की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करें तो ये होगी एनर्जी 1/2 LI²। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट, यानी कि L की वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी भाई, उसके नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, ये मैंने शुरू में बताया था कि ये उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे निकाल सकते हैं, मान लिया लेट ए सोलेनोइड, ये एक सोलेनोइड ले लिया हमने जिसकी लेंथ L है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ ए टर्न्स इन सोलेनोइड। I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड, ये हो गया सोलेनोइड का करंट, करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है। इफ L इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ ए सेल्फ इंडक्शन है सोलेनोइड का, देन सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग तो होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू LI। ये है फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और फाई इज इक्वल टू LI। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो सोलेनोइड का टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो जैसे सोलेनोइड का टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता था, B की वैल्यू होती थी μ0 Ni। यहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमने L, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं N, तो इसका मतलब N की वैल्यू हो जाएगी N/L। तो B की वैल्यू हो जाएगी μ0 N/L और I, μ0 N/L, ये हो गया B। अब ये सारा मैग्नेटिक इंडक्शन हर एक टर्न में से पास होगा, मतलब ये लाइनें जो हैं, जैसे सोलेनोइड दिखाते हैं हम, मैग्नेटिक इंडक्शन दिखाते हैं सोलेनोइड का, तो ये लाइनें जो होती हैं वो हर एक टर्न में से पास हो रही सभी लाइन, मतलब ये मैग्नेटिक इंडक्शन सभी में से पास हो रहा है, सभी के लिए चेंज होगा। तो एक टर्न का फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न
एक टन का फ्लक्स कितना होगा, एक टन का फ्लक्स हो जाएगा, हम इसको फाइव डैश मान लें एक टन के फ्लक्स को, तो ये हो जाएगा एक टन का एरिया कितना है ए, और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है बी, बी ए, एक टन का फ्लक्स हो गया, तो इसका मतलब फाइव डैश की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू थी हमारे पास म्यू नोट एन बाई एल इंटू आई, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। पहले एक टन का फ्लक्स निकालेंगे, तो एक टन के अंदर ये सारी लाइनें पास हो रही है हर एक टन में से, तो इसका मतलब एक टन का फ्लक्स हो गया बी ए, तो बी की वैल्यू म्यू नोट एन एल बाई ए, तो फाइव डैश की वैल्यू हमारे पास ये होगी म्यू नोट एन ए एल और आई, ये हो गया एक टन का फ्लक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 भाई। थर्ड, अब टोटल फ्लक्स है, सभी टर्न्स का फ्लक्स जोड़ देंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब सभी टर्न्स का एरिया बराबर है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितने हैं, कैपिटल N थे, तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू एन इंटू फाइव डैश, क्योंकि एक टर्न का फाइव डैश मानना था हमने, उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नोट एन बाई एल ए और आई, ये तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई, ये क्वेश्चन नंबर होगी 4। अब फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि फाई इज इक्वल टू एल आई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, और वैसे हमने फ्लक्स निकाल लिया म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को जब हम कंपेयर करें तो मैग्नेटिक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग 1 and 4, ये 1 है फाई इज इक्वल टू एल आई, ये 4 है फाई इज इक्वल टू म्यू नोट स्क्वायर, तो इसका मतलब एल आई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई, आई से घट गया आई, तो एल की वैल्यू ये आ गई म्यू नोट ए स्क्वायर बाई एल। तो किसी भी सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और उसकी लेंथ पे, और बीच में जो है म्यू नोट, ये डिपेंड कर जाएगा कि वो किस मटेरियल में है, मतलब उसके अंदर एयर है या कोई रोड वगैरह डाल रखी है।